है ना, आप लोग को पता है शादियों का सीजन चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे नाम से ही समझो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे दांतों में यूज करने के लिए हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे दंत मंजन हो गया, ठीक है, माउथ वॉश हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उन्हीं सबको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बहुत इजी टॉपिक है आज का, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है पूरा टॉपिक आज एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन एंड टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टूथ एंड टू गिव फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू द टीथ एंड माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग अपनी डेंटल हाइजीन यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, वो हाइजीनिक बने रहे, ठीक है, क्लीन रहे, और जो है उनके अंदर से बदबू वगैरह ना आए, ठीक है, वो यहाँ पे फ्रेश बने रहे, ठीक है। तो इस सब के लिए यहाँ पे जो है हम लोग अपने डेंटल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टूथ, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो खराब ना हो, ठीक है। डिके का मतलब होता है दांतों का खराब हो जाना। अब यहाँ पे देखो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, यानी कि जो हमारा मार्केट है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेंटल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिकली हमें जो है 4 तरीके के डेंटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जिसमें पहला है हमारा यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसी से हमारा जो है मेन क्वेश्चन आता है, और यही हमारा पिछले 3 सालों में हर बार पूछा गया है। तो इसको हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डेंटिफ्राइसेस, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो सब हमारे डेंटिफ्राइसेस में आ जाते हैं। और फिर होते हैं हमारे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, और फिर होते हैं हमारे यहाँ पे सीमेंट एंड फिलर्स, ठीक है। तो इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दांतों का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे दांत होता है यानी कि जो हमारा टूथ होता है, इसमें हमें बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब देखो एक चीज आप लोग समझो, जैसे जब हम लोग यहाँ पे एक दांत की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं टूथ, ठीक है, और जब यहाँ पे हमारे पूरे दांतों की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ, यानी टूथ का प्लूरल होता है टीथ। अब मुझे पता है यार ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और आप में से कई लोगों को पता होंगी, बट फिर भी बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। अ टूथ इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। तो जो हमारा दांत होता है इसके अंदर हमें बेसिकली 3 लेयर देखने को मिलती हैं। देखो होते और भी सारे पार्ट्स हैं, बट मेन यहाँ पे 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे इनेमल। तो जो हमारे दांतों का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा इनेमल, ठीक है। अ वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ टीथ अबव द गम, ठीक है, यानी हमारे गम के ऊपर जो हमें दांत का पोर्शन दिखता है वो होता है हमारा इनेमल। और ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे डेंटाइन। तो ये क्या होता है, ये हमारे ये जो हमारा यहाँ पे दांत होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे मिडिल पोर्शन होता है, और ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है, हमारे दांतों का अंदर वाला पार्ट होता है। तो ये होता है हमारा डेंटाइन। तो ये जो आप लोग को यहाँ पे ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है वो पूरा हमारा यहाँ पे डेंटाइन है। और उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे सीमेंटम। तो सीमेंटम क्या होती है, देखो दांतों का जो हिस्सा हमारे यहाँ पे मसूड़ों के अंदर होता है, हमारे गम्स के अंदर होता है, देखो यहाँ से हमारे गम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर आप लोग को एक लेयर दिख रही है, ये लेयर, तो इसी लेयर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सीमेंटम। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमारी होती है नर्व, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दांतों का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी कैरीज एजेंट के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एंटी कैरीज यानी कि कैरीज के अपोजिट में वर्क करने वाले एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि कैरीज क्या होती है। तो ध्यान से देखना, डेंटल कैरीज इज द मेडिकल टर्म फॉर टूथ डिके और कैविटी। तो कैविटी का नाम तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा, ठीक है, कैविटी कैविटी, हमारे दांतों में कैविटी लग जाएगी। हमारे यहाँ पे जितने भी ऐड वगैरह होते हैं, ठीक है, कोलगेट वगैरह के, तो वो भी कैविटी का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैविटी क्या होती है, बेसिकली इसको आप कह सकते हो कि दांतों के अंदर सड़न हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिगर्स दिख रहे होंगे, जैसे हमारे दांतों के अंदर जब यहाँ पे हमारे दांत थोड़ा सड़ने लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके अंदर थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया दिखने लगता है। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे डेंटल कैरीज के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि डेंटल कैरीज हो कैसे जाती हैं। तो डेंटल कैरीज और टूथ डिके इज कॉज्ड बाय एसिड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड होता है हमारा फैट। तो जो लोग भी जिम वगैरह करते हैं उनको तो थोड़ा बेसिक नॉलेज होगी यहाँ पे प्रोटीन वगैरह के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता होगा, बट यहाँ पे देखो जिनको नहीं पता है आप लोग समझो कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं
उसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो हमारे यहाँ पे दांतों में जाके चिपक जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग ने कोई खाना खाया और वो हमारे दांतों में जाके चिपक गया, तो जो हमारे यहाँ पे दांत होते हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब वो यहाँ पे करते क्या है, जैसे कोई हम लोगों ने खाना खाया, वो हमारे दांतों में जाके चिपक गया, ठीक है, तो वहां पे उस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये यहाँ पे उससे जो है रिएक्शन करके यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा लैक्टिक एसिड होता है। तो ये एसिड क्या करता है, ये हमारे दांतों को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसी की वजह से मेनली हमें यहाँ पे डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी डेंटल कैरीज है, इसको यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन मतलब क्या है, कैल्सिफिकेशन का यहाँ पे जो है खत्म होना। तो देखो हमारे दांतों का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे कैल्शियम से मिलकर बना होता है। तो जब हमारे दांत यहाँ पे गलना चालू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सड़ना चालू हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे दांतों से कैल्शियम कम होना चालू हो जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कैल्शियम का कम हो जाना। अब यहाँ पे देखो इस फ्लोचार्ट की मदद से आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे दांतों के पास जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये क्या करता है, हमारे टूथ के अंदर डीकैल्सिफिकेशन काज कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें डेंटल कैरीज या फिर कैविटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे डेंटल कैरीज को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारी डेंटल कैरीज है, उसको हम लोग यहाँ पे अपनी ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करके दूर रख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमेशा बोला जाता है ना कि 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। वो क्यों बोला जाता है, जैसे रात में जब आप लोग खाना खाते हो तो क्या होता है, वो अक्सर हमारे दांतों में चिपक जाता है। तो खाना खाने के बाद हमें ब्रश करने को इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जैसे वो दांत में जब खाना चिपका रहेगा तो रात भर में क्या होगा, वो हमारे दांतों में चिपका रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे जो है उनके साथ रिएक्शन करके एसिड वगैरह कॉज कर देंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि दिन में जो है मतलब डेली जो है 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ऑल्दो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्या किया जा सकता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एंटी कैरीज एजेंट है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्पेशली ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम को जो है दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो एंटी कैरीज यानी कि डेंटल कैरीज के अपोजिट में काम करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से कि करंटली फ्लोराइड इज द मेन एंटी कैरीज एजेंट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। यानी आज की डेट में जो हमारी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली फ्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोराइड हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट में। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लोराइड हमारा जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी कैरीज एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे फ्लोराइड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी नेचुरली देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये वैरायटी ऑफ फूड्स में भी जो है स्मॉल अमाउंट में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे फ्लोराइड होता है, ठीक है, उसका जब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट या फिर सोल्यूशन फॉर्म जो है इंटरनली लेते हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, खा के पी के, ठीक है, तो जैसे उसका सोल्यूशन भी आता है, टैबलेट भी आती हैं। तो जैसे हम लोगों ने फ्लोराइड को अंदर लिया तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारी बोन और डेवलपिंग टीथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं यूज हुआ है वो हमारी किडनी के थ्रू यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। अब यहाँ पे देखो जो हमारा डिपॉजिटेड फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो है टीथ की सरफेस पे जाके जो हमारे यहाँ पे एसिड है, ठीक है, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उन्होंने यहाँ पे एसिड बना दिया है, ठीक है, तो उसके एक्शन को यहाँ पे जो है प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे कि फ्लोराइड है, ठीक है, उसको हम लोगों ने अंदर लिया तो वो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे दांतों के पास जाके जमा हो गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया। तो उसने क्या किया, डिपॉजिट होने के बाद वहां पे उसने जो है यहाँ पे जो है एसिड का जो एक्शन है उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया, यानी कि रोकने का काम कर दिया। और जब यहाँ पे एसिड अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो कैविटी की प्रॉब्लम है वो भी बच जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फ्लोराइड है वो बहुत कम अमाउंट में ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही है तो बहुत कम, ध्यान से देखना, 1 ppm, ppm मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में हमारा 1 पार्ट फ्लोराइड हो, ठीक है। इतना कम अमाउंट में हमें जो है फ्लोराइड लेना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो है 2 से 3 ppm भी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जो है हमें डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है।
अब डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, जैसे कि दांतों पे आप लोगों ने कभी, मतलब आप लोग क्यों देखोगे, जैसे कुछ कुछ लोग के ऐसे हो जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो नॉर्मली देखो ये इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये सीवियर स्टेज में जाए, ठीक है, अगर इसका स्टेज 4 आ गया तो ये हमारे पूरे दांत को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पे देखो फ्लोराइड जितना अच्छा है उतना ही बेकार भी है। अगर एक लिमिट में हो तो ठीक है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। देखो लिमिट से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, आप लोगों को पता ही है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लोराइड है उसको हम लोग यहाँ पे लेते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोराइड को हम लोग जो है दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनली और टॉपिकली। तो इंटरनली का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है, यानी कि खा पी के, है ना। और टॉपिकली का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारा दांत है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे हाथों से या फिर जो है सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अपने दांतों के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करना। तो ओरली की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं 1 ppm पर डे के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो हमारा मार्केट है वहाँ पे सोडियम फ्लोराइड की टैबलेट भी देखने को मिलती हैं। अब देखो जो हमारा फ्लोराइड है इसको यहाँ पे डायरेक्टली तो लिया नहीं जाता है, इसको बेसिकली यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में जो है हमें जो है मेनली दिया जाता है। तो सोडियम फ्लोराइड को हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग अभी जो है आगे देख लेंगे, है ना। तो सोडियम फ्लोराइड जो टैबलेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे 2.2 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पे टॉपिकल एप्लीकेशन की, यानी कि अगर हम लोग जो है दांतों के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो इसका यहाँ पे 2% सोल्यूशन जो है मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सोडियम फ्लोराइड के बारे में। अब देखो जैसे कि मान लो अगर एंटी कैरीज एजेंट आपसे पूछा गया तो आप लोग को पूरा लिख के आना है, ठीक है, हमारे पूरा डेंटल कैरीज को एक्सप्लेन करना है, फिर रोल ऑफ फ्लोराइड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के बारे में भी लिखना है। और कभी कभी क्या है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सोडियम फ्लोराइड के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स में आप लोग और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaF, ठीक है, Na मतलब सोडियम, F मतलब फ्लोराइड। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका होता है 41.99 ग्राम पर मोल। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको यहाँ पे देखो हम लोग बनाते कैसे हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो हमारे यहाँ पे HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करके अपने जो है 2NF यानी कि हमारा यह क्या होता है सोडियम फ्लोराइड को जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है सोडियम फ्लोराइड का यहाँ पे बना सकते हैं। और इसका यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट वेयर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें जो है अपना सोडियम फ्लोराइड देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट भी फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमें यहाँ पे इन दो तरीकों से सोडियम फ्लोराइड जो है देखने को मिल जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये यहाँ पे हमें जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल और या फिर व्हाइट पाउडर के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो सकता है कि ये कलरलेस हो या फिर हो सकता है यहाँ पे व्हाइट कलर का भी देखने को मिल सकता है। और ऑर्डरलेस का मतलब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर यानी कि कोई भी सुगंध वगैरह नहीं होती है, ठीक है। और बात करें तो ये यहाँ पे हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन हमारा अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो हमारे जो है ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल को यहाँ पे करोड कर देता है। अब यहाँ पे इसको आप लोग समझो, देखो करोड का मतलब ये भी नहीं होता है कि ग्लास को तोड़ देता है, लेकिन अगर जैसे हम लोग कोई नॉर्मल सा ग्लास है, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने सोडियम फ्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बना के रख दिया, इसी जगह इसको जो है रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे एंटी कैरीज और फ्लोराइड वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और देखो यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारी कुछ और भी चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेंटिफ्राइसिस के बारे में। अब डेंटिफ्राइसिस क्या है? कुछ नहीं, वही यार जो हम लोग यहाँ पे मंजन वगैरह करते हैं, ठीक है, सुबह हम लोग जो यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारी डेंटिफ्राइसिस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो डेंटिफ्राइसिस आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड एडजेसेंट गम, ठीक है, यानी हम लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिंगर्स या फिर टूथब्रश के हेल्प से जो है यूज कर सकते हैं। तो फिंगर से तो आजकल कोई नहीं करता है, यहाँ पे टूथब्रश में ही लगा के हम लोग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जो हमारा डेंटिफ्राइसिस है वो हमें पेस्ट के फॉर्म में भी देखने को मिलता है और पाउडर्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अब देखो आजकल तो पेस्ट ही चल रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पे जो है पाउडर के फॉर्म में भी हमें अपना जो है
मंजन वगैरह देखने को मिलता था, ठीक है। आज भी आप लोग गांव वगैरह में देखोगे तो कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना। अब द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डेंटिफ्राइसेस डिपेंड्स अपॉन एब्रेसिव प्रॉपर्टी एंड रबिंग फोर्स। अब जैसे जो हमारा डेंटिफ्राइसेस है उसका जो क्लीनिंग एक्शन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे अपना जो ब्रश है उसको किस तरीके से कितने फोर्स से अपने दांतों पे यूज कर रहे हैं, तो उस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है ना। जैसे ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा साफ होगा, और अगर हल्के से जल्दी से कर लिया तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटिफ्राइसिस के बारे में, तो डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं, हमारे फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लैक में यूज होते हैं, ठीक है। तो प्लैक क्या होता है, जैसे दांतों में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो है पीली कलर की एक परत जमा हो जाती है, ठीक है। अक्सर जो है लोगों में हो ही जाती है, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लेना, आप लोग के दांतों में हो सकता है देखने को मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके यहाँ पे रिमूवल में भी जो है यूज होता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे एक गुड डेंटिफ्राइसेज होता है, ठीक है, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे अगर कोई दंत मंजन है तो वो यहाँ पे हमारे दांतों से जो है स्टेन जरूर रिमूव करेगा, ठीक है, और हमारे माउथ को यहाँ पे फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है एक डेंटिफ्राइसेज की होनी चाहिए। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डेंटिफ्राइसेज है वो हमारे जो है दांतों के अंदर वाले एरिया को साफ नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे दांतों के ऊपर ऊपर तो ये काम कर देता है, लेकिन जो जैसे दांत के बीच की लेयर है, ठीक है, तो वहां तक यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है। तो ये सारे कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि इसके अंदर क्या चीजें खराब है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, देखो ये हमारा टूथपेस्ट के अंदर का मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारे डेंटिफ्राइसेज होते हैं तो उसमें हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है लगभग जरूर से देखने को मिलता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो होता है CaCO3, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 100.09 ग्राम पर मोल, और साइनोनेम यानी कि इसके और नामों की बात करें तो प्रेसिपिटेटेड चॉक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है बॉईल करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे कि इन दोनों की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो रिएक्शन होती है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट हमारा आप कह सकते हो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, जो हमारे रिएक्शन में फॉर्म होता है, और वही प्रेसिपिटेट हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होती है, और यहाँ पे टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है। और उसके बाद बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है ना तो अल्कोहल में। ये किसमें सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट HCl एंड HNO3, यानी कि जो हमारे डाइल्यूट एसिड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है हमें ये सॉल्युबल देखने को मिलता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे डेंटिफ्राइसेज और पॉलिशिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो डेंटिफ्राइसेज के अंदर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और पॉलिशिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारे दांतों की चमक वगैरह बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उसके पास पॉलिशिंग एजेंट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। और उसके बाद ये भी हमारा इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होता है, और एंटासिड की तरह भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। अब एंटासिड क्या होता है, हमारे बॉडी में जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हम जो कुछ सिरप पीते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। तो एंटासिड को यहाँ पे हमें जो है अपनी आने वाली यूनिट्स में भी जो है डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीसेंसिटाइजर्स के बारे में। अब देखो डीसेंसिटाइजर्स, आप लोग को पता है सेंसिटिविटी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। यहाँ पे टीवी में अक्सर आप लोगों ने सेंसोडाइन वगैरह का जो है ऐड देखा होगा। तो वहां पे क्या बताते हैं, हमारे दांतों के अंदर जो झंझनाहट होती है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने ना फेस किया हो, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि वो लोग अगर बहुत ठंडा पानी पीते हैं या फिर कुछ बहुत गर्म पीते हैं तो उनके दांतों में बहुत सी झंझनाहट देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, उनके दांत एकदम दर्द वगैरह करने लगते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो उस डेंटल सेंसिटिविटी को रोकने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं डीसेंसिटाइजर्स, है ना, सेंसिटाइजिंग को यहाँ पे रोकने वाला। तो जो हमारे टीथ हैं वो यूजली यहाँ पे जो है हीट और कोल्ड को लेके सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग टूथ डिके, यानी कि अगर हमारे दांत जो है खराब होना शुरू हो गए, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे जो हमारा सेंसिटिवनेस है, ठीक है, दांतों का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर टूथ डिके की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर फिर आप लोग जो है कुछ ठंडा या गर्म खाओगे तो बहुत तेज लगेगा, ठीक है, बहुत तेज। तो यहाँ पे जो हमारे डीसेंसिटाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो है हमारे जो सेंसिटिव टीथ है उसके अंदर जो है पेन को कम कर देते हैं। जैसे कि जब सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है, तो दर्द होता है, पेन होता है। तो जो डीसेंसिटाइजिंग एजेंट है
वो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो है सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं और पेन को भी यहाँ पे कम कर देते हैं। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, दे एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थेटिक आप लोग कह सकते हो कि सुन्न करने वाली दवा, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्या होता है कि ये दर्द को खत्म कर देती है। तो ये हमारे जो डिसेंसिटाइजर है वो यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज काम करते हैं ना। और बात करें हम लोग जो है जिंक क्लोराइड की, तो ये हमारे जो है एक मेन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ZnCl2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 136.28 ग्राम पर मोल। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ग्रैन्युलेटेड जिंक और HCl की रिएक्शन से जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2, जो कि हमारा क्या होता है, जिंक क्लोराइड। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, ये भी ऑर्डरलेस होता है। और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल होता है। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे डिसेंसिटाइजर्स की तरह यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज करते हैं, और डेंटल फिलिंग्स में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब डेंटल फिलिंग्स क्या होती है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सीमेंट एंड फिलर्स। अब देखो क्या है कि जो हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं इनको बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा भी जाता है तो 2-3 नंबर में, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो सफिशियंट है, ठीक है। तो डेंटल सीमेंट आर यूज टू टेम्परली कवर एंड प्रोटेक्ट एरियाज दैट हैव अंडरगॉन ऑपरेशन इन डेंटल सर्जरी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पे दांतों की सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है, तो जैसे जो दांतों के आसपास का एरिया होता है, मसूड़े होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है कुछ टेम्पररी फिलर का यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेंटल सीमेंट। यानी देखो ये यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लगाया जाता है और उसके बाद जैसे ही वो एरिया यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे काम हमारा पूरा हो जाता है, इसको दोबारा से यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे दांतों का कुछ हिस्सा है, ठीक है, तो अगर वो एकदम मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे कुछ फिलर्स का परमानेंट यूज भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग केस है, बाकी नॉर्मली इसको हम लोग जो है टेम्परेरी यूज में लेते हैं, ठीक है। द सीमेंटिंग मटेरियल इज अप्लाइड एज अ पेस्ट विच गेट्स हार्डन्ड एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो जो हमारा सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग जो है अपनी सीमेंट या फिर फिलर्स में यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे एक पेस्ट के फॉर्म में पहले अप्लाई किया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ठीक है, जिससे हमारा जो एरिया है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, सुरक्षित रहता है। आफ्टर हीलिंग ऑफ द एरिया द सीमेंट कैन बी रिमूव बाय डेंटिस्ट, ठीक है। अब जैसे कि जो हमारा एरिया है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया था, जब वो यहाँ पे हील हो गया, ठीक है, जब वो यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो गया, तो उसके बाद जो हमारी ये डेंटल सीमेंट है वो यहाँ पे डेंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे रिमूव कर दी जाती है, यानी हमारा जो दांत है वो पहले जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा जिंक यूजेनॉल सीमेंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मेनली सीमेंट एंड फिलर्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है डेंटिस्ट्री में लगभग 1890 से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल जो है कंसाइडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है ना कि इसकी स्ट्रेंथ जो है लो होती है। जैसे देखो हम लोग टेम्परेरी यूज में यूज कर रहे हैं, हमें परमानेंट तो चाहिए नहीं, तो हमें जो है थोड़ा सा लो स्ट्रेंथ वाला चाहिए ना, ज़्यादा भी स्ट्रेंथ ना हो, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जो है हमारे जो और भी डेंटल सीमेंट्स होते हैं, तो उसमें सबसे लीस्ट इरिटेटिंग होता है, यानी कि ज़्यादा इरिटेशन वगैरह जो है कॉज नहीं करता है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है मेनली यूजेनॉल, ऑलिव ऑयल या फिर क्लोव ऑयल और जिंक ऑक्साइड जो है देखने को मिलता है। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा जो है एक लो स्ट्रेंथ का सीमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है टेम्परेरी फिलिंग्स में यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा यूजेनॉल होता है, ठीक है, जिंक यूजेनॉल नाम है ना इसका, तो जो यूजेनॉल होता है वो क्या करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। बाकी हमारे यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है और इसकी नोट्स हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ पे चेक करके डाउनलोड कर लेना। और एनालिसिस की यूनिट 2 भी प्रोबेबली हम लोग जो है कल या फिर परसों तक कंप्लीट करके उसकी भी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हम त नयका कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही खरीदेनी। एकर रवा का करब? अरे इहे त पोसन दे बेला हमार कटिंग मशीन के। कटिंग करे एकरे कैल्शियम बूस्ट देला दांतन के पोषण बनावेला स्ट्रॉन्ग। पेस्ट ही ना बा पोषण बाई।
सिग्मा इम्परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे आप लोग पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स है, ठीक है, उसको समझने से पहले हमें जो है समझना होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इसको आप लोगों ने जीआईटी के नाम से बहुत बार सुन रखा होगा, ठीक है। तो जीआईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखो जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। यानी यहीं पे हमारे फूड का पूरा डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो अभी इसका हम लोग यहाँ पे फिगर भी देखेंगे, बट थोड़ा सा चलो फिगर से ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा माउथ से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा माउथ, और माउथ से शुरू होकर फिर ये हमारा ईसोफेगस से होते हुए फिर हमारा जो है स्टमक से होते हुए फिर इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जो है यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो है एनस पे जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी सिंपली बात करें तो देखो सबसे पहले फूड हमारा जो है हम लोग मतलब मुंह से खाते हैं ना, तो यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। फिर यहाँ से होता होता, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फूड का। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनस से हमारी बॉडी से फूड जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है जीआईटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अगर देखें तो gastrointestinal tract is the pathway of digestive system which helps in the digestion of food and its excretion, ठीक है। यानी हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन, ठीक है, और उसका एक्सक्रीशन यानी कि डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी यहाँ पे पूरा हमारा जो है जीआईटी करता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये हमारा कहाँ है, मुंह से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पे एनस पे एंड हो जाता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे जीआईटी है, ठीक है, इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये हमारे जीआईटी के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा जीआईटी है, ठीक है, जब भी इसके फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो दवाएं देते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हमारे ऐसी दवाएं होती हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्यों देते हैं, जब हमारी जो है जीआईटी में जो है कोई गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें जो है 4 तरीके की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट को पढ़ना है, ठीक है। पहला हो गया हमारा एसिडिफायर, दूसरा हो गया एंटासिड, थर्ड हो गया कैथार्टिक्स और फोर्थ हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो मेरी बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक एसिड, जो कि कौन सा होता है, HCl। और HCl अगर आप लोग को पता हो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। यानी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमें जो है एक बहुत ही खतरनाक एसिड देखने को मिलता है। और अगर यही HCl आपके हाथ वाथ पे गिर जाए, ठीक है, तो खत्म काम, ठीक है, वहां काम खत्म हो जाएगा। तो यार यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा HCl है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी गिरेगा तो हमारी बॉडी की पूरी हालत खराब हो जाएगी, पूरी हमारी बॉडी जल जाएगी, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, हमारा वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो भाई ये हमारे पेट के अंदर कैसे रह रहा है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, और हमारे पेट के अंदर इसका काम क्या है। तो देखो सबसे पहले काम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे तोड़ने का काम, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो क्या करता है, खाने को गला देता है, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये एसिड हमारा आखिर जो है स्टमक में कैसे रहता है और कैसे हमारे स्टमक में नुकसान नहीं होता है। तो देखो इस चीज़ का आंसर आप लोग को आज की वीडियो में मैं नहीं दूंगा, इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में, ठीक है। बाकी इतना आप लोग समझो कि यहाँ पे हमारा एसिड होता है। अब एसिड मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि अब देखो यहीं से आती है हमारी 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो एसिड है उसका जो लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी एसिड हमारे स्टमक में बनना बंद हो जाए, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा कम हो गया है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एसिड कुछ ज़्यादा ही बनने लग जाए, ठीक है, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो दोनों चीज़ें नहीं सही है ना। अगर कम बनेगा तो खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो भाई एसिड है ना, हमारे पूरी बॉडी को ख़राब कर सकता है। तो मतलब एक लिमिट में रहे वही अच्छा है। अब रहता कैसे है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आप लोग समझ गए ना। यहाँ पे हमारी 2 प्रॉब्लम कि एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, लो हो जाए, है ना, लो, और एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे हाई हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब हमारा यहाँ पे एसिड लो हो जाएगा तो हम लोग जो दवाएं देंगे वो कौन सी होगी, एसिडिफायर, जिसको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एसिडिफायर, देखो एसिडिफायर यानी एसिड को फायर यानी एसिड को बढ़ाने वाला, ठीक है। और जब हमारा एसिड यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है, यानी एसिड के अपोजिट में। देखो एंटा यानी कि
एसिड को कम करने वाली दवा है, ठीक है। तो अगर एसिड बढ़ गया हमारे स्टमक में तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड, ठीक है। और अगर एसिड जो है कम हो गया तो कौन सी दवा देंगे, एसिडिफायर। अब हमारी जो दो और दवाएं आती हैं, तो एक होता है हमारे यहाँ पे कैथार्टिक्स और दूसरा होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, बेसिकली कह सकते हो कि जब हमें जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे हमारी बॉडी से स्टूल वगैरह अच्छे से पास नहीं हो पाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को स्टूल वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च करके देख लो, ठीक है, स्टूल और या फिर फीकल मैटर, तो इन सारे नामों से आप लोग पता करके देख सकते हो, ठीक है। तो उतना आप लोग देख लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, कब्ज की, है ना, तो क्या होगा कि स्टूल जो है अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग जो दवाएं देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथार्टिक्स, ठीक है। अगर हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चारों दवाओं का जो हम लोग को इस पूरे यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो हमें कौन सी दवाएं देनी है, कैथार्टिक्स, ठीक है। और अगर अगर मान लो ये जो हमारा पूरा का पूरा हमारा ये जो जीआईटी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें कोई भी मान लो इन्फेक्शन वगैरह हो गया कहीं पे भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे या फिर स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में कहीं पे भी मान लो अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तब हम लोग जो दवा देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमें जो है इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कहाँ पे, जीआईटी में, तो कौन सी दवा देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो यही चारों को हम लोग को अपने इस पूरे यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। पहला कौन सा, एसिडिफायर। एसिडिफायर कब देंगे, जब एसिड यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। एंटासिड कब देंगे, जब एसिड हाई हो जाएगा। कैथार्टिक्स कब देंगे, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कब देंगे, जब यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए, बस इतना ही है इस यूनिट में, ठीक है। बस अब इन चारों को हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन यही था और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे कि जो हमारा जीआईटी है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि पहला हो सकता है कि इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड हमारी बॉडी में कम बनने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कौन सी दवा देंगे, एसिडिफायर, ठीक है। और अगर मान लो एसिड का सेक्रेशन टू मच हो गया तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, यानी एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया और हम लोग इसको क्योर करने के लिए कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है। और अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो कौन सी दवा देंगे, कैथार्टिक्स। और अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ हुई तो कौन सी दवा देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, है ना। बस बहुत ही सिंपल है यार, देखो, ठीक है। ये हमारी जो यूनिट 3 है, ठीक है, तो बहुत इजी है। देखो इसके अंदर जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो तो बहुत इजी है, बस इसके अंदर कुछ दवाएं हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे केमिकल कंपाउंड है, उनको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमारे ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस या फिर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, ठीक है। और ये हमारे बेसिकली 4 टाइप के हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एसिडिफायर, इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपोक्लोरहाइड्रिया में, ठीक है। एंटासिड्स इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपर एसिडिटी में। कैथार्टिक्स इसको हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्टिपेशन में। और फोर्थ हमारा एंटी माइक्रोबियल, इसको हम लोग यूज करेंगे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अपने एसिडिफायर्स को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसिडिफायर की, तो देखो एक बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही चुके हो। ये क्या करेंगे, हमारे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को जो है बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा जो है हमें एग्जाम में थ्योरी वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये सब चीज़ें देख लो। जैसे कि जो ये हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इस नाम से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखो या तो ये क्या करेंगे कि या तो ये एसिड को प्रोड्यूस करेंगे और या तो उसका जो लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एसिड जो है अलग से प्रोड्यूस करें या फिर जो है उसी को बढ़ाएं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये काम कैसे करता है, बाई डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ स्टमक। अब आप लोग को पता है कि एसिड क्या होता है, उसका पीएच यहाँ पे लो होता है। तो अगर हमारे स्टमक का पीएच यहाँ पे लो कर दिया गया तो क्या होगा, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद देखो ये हमारे जो है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, हम लोग को पता है। देखो एक्लोरहाइड्रिया हाइपोक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या हुआ कि एसिड का जो है कम हो जाना, ठीक है। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एसिड बिल्कुल बहुत खत्म ही हो जाना, ठीक है। और हाइपो में
कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर्स का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो हमारे स्टमक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या करता है, फूड के ब्रेकडाउन और डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे किल करने का काम करता है। और उसके बाद देखो हमारे कुछ जैसे हमारे डाइजेशन के लिए कुछ कभी कभी जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो उसको भी प्रोवाइड करने का काम हमारा यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स की, तो बेसिकली हमें जो है 3 टाइप के एसिडिफायर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर, दूसरा होता है यूरिनरी एसिडिफायर और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे सिस्टमिक एसिडिफायर। अब देखो इन तीनों को भी बहुत ही सिंपली समझो, तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे स्टमक के पीएच को यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है, यानी कि कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। और यूरिनरी एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे यूरिन के पीएच को बैलेंस करेगा। और सिस्टमिक एसिडिफायर क्या करेगा, ये हमारे पूरे बॉडी के पीएच को यहाँ पे बैलेंस करेगा। बेसिकली आप लोग कह सकते हो बैलेंस नहीं करेगा, हमारे बॉडी में जैसे एसिड का लेवल कम हो गया तो एसिड को जो है दोबारा से नॉर्मल करने का काम करेगा, है ना। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, स्टमक के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करने में यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, हमारे स्टमक के एसिडिटी को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। और मेनली यहाँ पे इसको जो है जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उनको एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम हुई तो हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स का यूज करते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर की, तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे यूरिन के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो है एसिडिक यूरिन को यहाँ पे रिमूव करने का काम करता है। अब देखो जो हमारे यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यहाँ पे क्योर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यूटीआई का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुन रखा हो, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है यूरिनरी एसिडिफायर्स का यूज करते हैं। अब अगर आप लोग को यूरिन नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लो, ठीक है, क्या होता है, ओके। और सिस्टमिक एसिडिफायर्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे सिस्टमिक एसिडिफायर है, ठीक है, ये करते क्या है, ये बेसिकली हमारे जो है जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पीएच हो गया, यानी हमारी बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है उस बेस को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जैसे कि सिंपली समझो, आप लोग को पता है ना बेस और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। तो मान लो अगर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बेस अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग अगर एसिडिफायर को देंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बना देगा, सॉल्ट, है ना, और वाटर। तो कुल मिलाकर क्या करेगा, इस बेस को यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है ये काम आता है। और उसके बाद ये जो है बेसिकली जो भी पेशेंट है यहाँ पे एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है, एल्कलोसिस हमारी एक कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है सिस्टमिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें हमारे एसिडिफायर्स के अंदर हमें जो है 2 ड्रग्स को पढ़ना है, जिसमें पहला हमारा अमोनियम क्लोराइड और सेकंड है हमारा यहाँ पे डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 53.49 ग्राम पर मोल, ठीक है। और साइनोनिम इसका होता है यहाँ पे साल अमोनिया, ठीक है। देखो सॉल्ट नहीं है, सॉल है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने HCl और अमोनिया यानी NH3 की रिएक्शन से जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो NH3 और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमें जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये हमारा बेसिकली ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा सा इसका जो है कूल सैलाइन टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी होता है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है। जैसे मेथनॉल, जैसे पुदीना होता है ना, उसका थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, तो इसका भी थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी अगर इसको खुले में रखोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। जब NH4Cl को आप लोग जो है डिकम्पोज करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया और HCl में। देखो वही वाली रिएक्शन उल्टी हो गई, है ना। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारी ग्लू है, ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन में भी यूज होता है। और जो हमारे बफर सोल्यूशंस हैं तो उसमें भी हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड जो है हमें देखने को मिलता है।
और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड ड्रग की, ठीक है। तो ये है हमारा डाइल्यूट HCl। देखो डाइल्यूट HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइल्यूट का मतलब क्या है कि आप लोग समझो कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, HCl उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा HCl ही होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना होता है 36.46। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने NaCl और H2SO4 की रिएक्शन से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं ना। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा एक जो है कलरलेस लिक्विड होता है और ये बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है। हमें पता है इस HCl हमारा बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वाटर में भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा पंजेंट ऑर्डर होता है। और यहाँ पे जो हमारा HCl है वो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या देता है NaCl, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यही वाली रिएक्शन देखी होगी, HCl + NaOH = NaCl + H2O, ठीक है। हर जगह देखने को मिल जाती है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर की तरह भी यूज करते हैं और फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी यूज करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वेंट्स में जो है हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी यहाँ पे जैसे दवाओं की प्रिपरेशन होती है तो उसमें यहाँ पे HCl जो है सहायक होता है, ठीक है। एड का मतलब होता है सहायक, यानी कि आप कह सकते हो कि HCl जो है उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे